अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और अपने एमडी कैट की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, मंजिल सीरीज के एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ मैं और मेरी टीम आपके एमडी कैट की प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए, चार चांद लगाने के लिए और तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए हाजिर है। मेरा बेटा, आपको जो ये वन शॉट लेक्चर की सीरीज दी जा रही है, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आप किस तरह से उठा सकते हैं। नंबर एक, लेक्चर को तरीके से फोकस के साथ सारी नोटिफिकेशंस को ऑफ करके तमीज से देखो एक सेटिंग में। लेक्चर के प्रॉपर नोट्स बनाओ, जिन क्वेश्चन को टीचर दौरान लेक्चर सॉल्व कर रहे हैं उनको देखो और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स कितने बेहतर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ आपके जितने ऐसे दोस्त हैं जिनका आपको पता है कि उनका बैकलॉग जमा होता जा रहा है और उनका कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ, उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई, उनको लाजमी इन वन शॉट लेक्चर्स को देखने के लिए रिकमेंड करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। साथ ही साथ मैंने मेक श्योर किया है कि मैं और मेरी टीम के जितने टीम मेंबर्स हैं वो आपको इस वन शॉट लेक्चर में हर वो चीज कवर कराएं जो पीएमडीसी का एमडी कैट क्रैक करने के लिए जरूरी है। ना तो पीएमडीसी के सिलेबस से बाहर जाके कोई एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए, ना पीएमडीसी के सिलेबस में रहते हुए कोई चीज कम की जाए। तो ये जो वन शॉट लेक्चर है ये आइडियल, डेडिकेटेड, टारगेट ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं एमडी कैट 2026 को क्रैक करने के लिए। मेरा बेटा, ये वही पूरी की पूरी टीचिंग टीम है जिसने जस्ट लास्ट ईयर 2025 में 220 से ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करे हैं इस फिजिकोमैटिक्स के प्लेटफॉर्म से, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अगर मैं आपको शो करूंगा तो मेरे बच्चे, ये सारे के सारे वो रिजल्ट्स हैं जो इसी टीम ने प्रोड्यूस किए हैं, जो आपको मंजिल सीरीज के अंदर वन शॉट लेक्चर्स दे रही है। आप देखोगे तो इसके अंदर आपको जैसे ये सैयद महमूद नजर आ रहा है जिसकी सिंध के अंदर पहली पोजीशन थी, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स आपको इसमें नजर आ रहे हैं। दादू में पोजीशन, मिटियारी की पोजीशन, सांगड़, सखर, ठट्टा, टंडो मोहम्मद खान, ये सारी पोजीशंस आपको नजर आएंगी physicomatic.com के रिजल्ट वाले सेक्शन के ऊपर। उमरकोट, कराची, नौशहरो फिरोज, सांगड़, लाइन से मेरा बेटा आप देखते चले जाओगे, देखते चले जाओगे। ये टोटल आपके पास कोई 200 के करीब डॉक्टर्स हैं, 220 के करीब डॉक्टर्स हैं जिनकी आपको तस्वीरें यहां पे नजर आ रही होंगी। तो मेरे बच्चे, यही पूरी टीम आपको भी एमडी कैट की प्रिपरेशन करा रही है और जिस तरह से आपको एमडी कैट की प्रिपरेशन कराई जानी चाहिए बिल्कुल वैसे ही आपको लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं। तो अब आपके पास कोई भी लूप होल नहीं होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि हमारे एमडी कैट के अंदर अच्छे नंबर क्यों नहीं आए। तो उम्मीद है आप अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करोगे और बहुत अच्छा एमडी कैट का स्कोर लेकर आओगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफी और आज हम एक वन शॉट के साथ हाजिर हुए हैं। और ये जो वन शॉट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का है, जिस चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। अच्छा, इस चैप्टर के बारे में एक बहुत बड़ा मसला और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये होती है कि ये चैप्टर काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। इट्स लाइक के समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो रट्टा लगानी है, या देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। बट डोंट वरी अबाउट इट, जब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो सारी चीज़ें बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से और बहुत फेमिलियर वे के अंदर हो जाएंगी। तो डोंट वरी अबाउट इट, बिना किसी डिले के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर पीएमडीसी ने जो सिलेबस अनाउंस किया है उस सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इस चैप्टर के अंदर दो मेजर टॉपिक्स हैं। एक हमारे पास फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस के अलावा एक जो दूसरा टॉपिक यहाँ पे मौजूद है दैट इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाला टॉपिक। तो दो मेजर टॉपिक्स यहाँ पे मौजूद हैं और इन टॉपिक्स में से जो फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक है ये पीएमडीसी सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो कौन सा टॉपिक पीएमडीसी सिलेबस का पार्ट है? जब हम देखते हैं तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन पूरा का पूरा कंप्लीट ये आपका पीएमडीसी एमडी कैट का पार्ट है। अब पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर तो सिर्फ रेस्पिरेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन लिखा है, लेकिन वहां पे उन्होंने ये बात मेंशन की है कि कोरिलेटेड विद द रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की रेस्पिरेशन भी आपने पढ़नी होगी, यानी कि इनडायरेक्टली यू हैव टू रीड इट कंप्लीटली। अब
सबसे बड़ी बात, ग्लूकोज पढ़ना है हमने, प्रोटीन की डाइजेशन पढ़नी है, डाइजेशन रेस्पिरेशन पढ़नी है, फैट की रेस्पिरेशन पढ़नी है। इन तीन चीजों की रेस्पिरेशन हमने पढ़नी है, प्रोटीन की रेस्पिरेशन, फैट की रेस्पिरेशन और ग्लूकोज की रेस्पिरेशन। बट अगर आपने फैट और प्रोटीन की रेस्पिरेशन को पढ़ना है तो आपको सबसे पहले रेस्पिरेशन पता हो ग्लूकोज की, कि ग्लूकोज किस तरीके से टूटता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। So what is the actual meaning of bioenergetics and how can you define bioenergetics? किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई उस चैप्टर का असल मतलब क्या है, उस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो जब बायो एनर्जेटिक्स की बात करूं तो बायो का मतलब है लाइफ एंड एनर्जेटिक्स इज समवॉट रिलेटेड टू एनर्जी। क्या मतलब, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी होती है? बिल्कुल होती है भाई। फॉर एग्जांपल हम जो फूड खा रहे हैं दैट इज द केमिकल एनर्जी। जाहिर सी बात है वो जो फूड जा रहा है दैट इज द केमिकल सब्सटेंस। जब वो बॉडी में जाएगा, टूटेगा, उससे एनर्जी बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में भी एनर्जी मौजूद है। अब बॉडी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसकी क्लासिकल एग्जांपल अगर मैं लूं तो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, लाइट प्लांट के ऊपर पड़ती है और प्लांट के ऊपर पड़ने के बाद प्लांट इसको कन्वर्ट कर देता है एटीपी के अंदर, अपनी एनर्जी के अंदर। इसका मतलब ये है कि प्लांट लाइट एनर्जी को एक दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सो हाउ कैन यू डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम स्टडी ऑफ एनर्जी फ्लो पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एनर्जी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्लो करती है, कहां से कहां जाती है, किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। आगे कह रहा है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, वही बात जो मैंने आपको बताई, एंड एनर्जी रिलेशनशिप इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनर्जी रिलेशनशिप इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये कि एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये तीन बातों को पढ़ना बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। अब बायो एनर्जेटिक्स के अंदर मेजरली आपने दो ही टॉपिक्स को देखना होता है, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस इज नॉट द पार्ट ऑफ पीएमडीसी सिलेबस। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी दो तरह की होती है वैसे तो, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, बट मेजरली जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे दैट इज द इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो अब सवाल ये होता है कि ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है या जैसे आप इंटरनल रेस्पिरेशन कह रहे हो, इट इज ऑल्सो नोन एज AKA का मतलब है ऑल्सो नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन एंड देन फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसको डिफाइन करना आना चाहिए। देखो, मान के चलो मैंने अपनी डाइट में लिया ग्लूकोज। मैंने मेजरली हमारी डाइट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, यही तीन चीजें होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। मेजरली ये चार चीजें ही होती हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। ये मेजरली चार चीजें हैं। न्यूक्लिक एसिड का इतना रोल नहीं है तो हम तीन चीजों की बात करते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज द ग्लूकोज। अब मैंने क्या किया, मैंने डाइट में कार्बोहाइड्रेट लिया। जब मैंने डाइट में कार्बोहाइड्रेट लिया तो मेरी बॉडी ने उसको डाइजेस्ट किया और डाइजेस्ट करके ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मेरी बॉडी इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करेगी फॉर एनर्जी, ताकि इससे क्या बनाए, एनर्जी बनाए। अब इस ग्लूकोज को बॉडी ऑक्सीडाइज करेगी और ऑक्सीडाइज करने के बाद इससे बनाएगी एनर्जी। अब बॉडी में कौन सी एनर्जी इस्तेमाल होती है, तो बॉडी में जो एनर्जी इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप एटीपी को ये कह सकते हो कि इट इज द एनर्जी करेंसी, इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो इट इज द एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी कह लो, एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी कह लो, कुछ भी कह लो, एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ बॉडी। यानी कि मेरी बॉडी में जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो किस फॉर्म में इस्तेमाल होती है, एटीपी की फॉर्म में इस्तेमाल होती है। यानी कि अगर बॉडी को एनर्जी इस्तेमाल करना है तो अल्टीमेटली बॉडी को क्या चाहिए,
एटीपी चाहिए, ठीक है। तो अब इस ग्लूकोज को तोड़ के ऑक्सीडाइज करके एटीपी बनाया जाएगा। दिस इज सिंपली द इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अभी जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि ये सेल के अंदर होगा, इसको आप क्या कह दोगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन? कहना क्या चाहता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन? कहना ये चाहता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल को, यानी कि ग्लूकोज को, कोई भी ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल को, नॉट ओनली ग्लूकोज, फैट को, प्रोटीन को तोड़ के क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब इस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा एटीपी बनाने के लिए। तो आई कैन इनडायरेक्टली से कि ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बना लिया गया। टेक्निकली होता है, ग्लूकोज को तोड़ के जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को इस्तेमाल करके एटीपी बनाया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप ये भी कह सकते हो, सही है। अब सवाल ये होता है कि व्हाई ओनली ग्लूकोज? तो ग्लूकोज इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड इन दिस प्रोसेस। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मेरी बॉडी में जो सबसे ज्यादा, मेरी डाइट में जो सबसे ज्यादा चीज होती है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। और बॉडी सबसे पहले जिस चीज को इस्तेमाल करती है डाइट के लिए, डाइट के अंदर मौजूद सबसे पहली जो चीज इस्तेमाल होती है जिसको तोड़ के एनर्जी बनाई जाती है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सबसे पहला मॉलिक्यूल जो बॉडी तोड़ के एनर्जी बनाएगी, अगर बॉडी के पास है, तो वो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा और कार्बोहाइड्रेट टूट के एनर्जी बना दी जाएगी। फिर उसके बाद बाकी मॉलिक्यूल्स का नंबर भी आता है। बट अभी के लिए इतना समझो कि कार्बोहाइड्रेट वो पहला मॉलिक्यूल है जिसको मेरी बॉडी इस्तेमाल करेगी। तो आई कैन से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के बनाया जाएगा ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि बॉडी का इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, बॉडी का सबसे पहला सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? ग्लूकोज होगा। तो ग्लूकोज के बारे में ये डिस्कशन हो गई। तो हाउ कैन यू डिफाइन इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, एक फूड मॉलिक्यूल को तोड़ के एनर्जी रिलीज कर रहा है और उस एनर्जी को इस्तेमाल करके एटीपी बना रहा है। आई कैन इनडायरेक्टली से कि ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल को तोड़ के एटीपी बना रहा है। दिस इज सिंपली कॉल्ड द इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। वेरी सिंपल, आगे चलते हैं। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन कितनी तरह की है भाई? सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमारे पास दो तरह की। अगर मैं यहां लिखूं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन दो तरह की है। एक वो जो तब होगी जब हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद होगा, और दूसरी रेस्पिरेशन वो है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी, यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं है तब होगी। अब आसान जबान में वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, उस सेल्यूलर रेस्पिरेशन को आप कहते हो एरोबिक respiration. So it is called the aerobic respiration. दूसरी तरफ वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, उसको आप कहते हो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हो भाई? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हो। तो दिस इज द बेसिक classification of cellular respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. ठीक है भाई। अब एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। और क्या फर्क है, थोड़ी देर में अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे, व्हाट इज द बेसिक फंडा बिहाइंड एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। बट अभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हुए चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? तो मैंने आपको ये बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन है जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को, या अगर मैं क्लासिकली बोलूं तो ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाना इज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब सबसे ज्यादा और सबसे एफिशिएंट, यानी कि ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि जब भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है तो इस फूड मॉलिक्यूल को, आई कैन से ग्लूकोज को, आप
बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीटली तोड़ देते हो, इसके सारे बॉन्ड्स को तोड़ देते हो, एंड अल्टीमेटली सारे बॉन्ड्स को तोड़ने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे आप एटीपी बना लेते हो। तो जितने ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा एटीपी होगा। वेरी बेसिक पॉइंट, ठीक है। अब यही बात यहां पे लिख रहा है कि इट इज द मोस्ट कॉमन एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाई कंप्लीटली ऑक्सीडाइज? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज के तमाम बॉन्ड्स को आप तोड़ते हो, और तमाम के तमाम बॉन्ड्स को जब कंप्लीटली तोड़ देते हो तो उससे जो एनर्जी मिलती है उससे एटीपी बनाते हो, तो यहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। आगे चलते हैं। अब सवाल ये होता है कि सर ठीक है, हमें समझ में आ गया, ये बताइए कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मान के चलते हैं दिस इज C6H12O6 व्हिच इज ग्लूकोज। अब ये जब ग्लूकोज टूटेगा तो इस ग्लूकोज के टूटने से क्या बनेगा? इस ग्लूकोज के टूटने से क्या बनेगा? दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जब ये ग्लूकोज टूटेगा तो हमारे पास बनेगा, मैंने आपको बताया ग्लूकोज के तमाम बॉन्ड्स टूटेंगे, और जब तमाम के तमाम बॉन्ड्स टूटेंगे तो मैं अगर इस इक्वेशन को बैलेंस ना करूं और सिर्फ सिंपल वे के अंदर लिखूं तो यहां पे सबसे पहले आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपने तमाम कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ दिया तो यहां आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में रिलीज होगा वाटर, और अल्टीमेटली यहां पे रिलीज होगी एनर्जी। इस एनर्जी को आप इस्तेमाल करोगे और बनाओगे एटीपी। इस एनर्जी को आप इस्तेमाल करोगे और क्या बनाओगे? एटीपी बनाओगे। आसान जबान में ग्लूकोज को आपने तोड़ दिया कंप्लीटली, किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के। इस एनर्जी को आप इस्तेमाल करके एटीपी बनाओगे। क्या बनाओगे? एटीपी बनाओगे। सो दिस इज द होल इक्वेशन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की जो आप कंप्लीट इक्वेशन लिखते हो उसके अंदर ये आपको आना चाहिए। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, बेहतरीन है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अगले बड़े इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की, दैट इज द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपने क्या समझना है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो कब रही है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जिससे क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। अब सवाल ये बनता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मौजूद थी तो सारे बॉन्ड टूट गए थे, और सारे बॉन्ड टूट के जो एनर्जी मिली थी उसको एटीपी में आपने कन्वर्ट कर दिया था, एटीपी बनाने में इस्तेमाल कर लिया था। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या कंप्लीटली सारे बॉन्ड टूट पाएंगे? नहीं टूटेंगे। सो यही बात यहाँ पे कह रहा है, इट इज द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। ओके सर, आगे चलें। अब वही बात जो मैंने आपको बताई कि इट रिलीज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। कितना रिलीज होता है? सम बुक सेज दैट ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनेंगे? सिर्फ 2 एटीपी बनेंगे। एरोबिक के अंदर 36 या 38 एटीपीज बन सकते हैं, अभी हम देखेंगे भी उसको, बट अभी के लिए इतना समझ में आना चाहिए। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहां होगी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन? तो अगर मैं यहां लिखूं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म में हो रही है, एंड डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम, कि उस ऑर्गेनिज्म के पास कौन सा एंजाइम है, इसकी बेसिस के ऊपर आई कैन से ऑन द बेसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट आल्सो, ठीक है, कि क्या एंड प्रोडक्ट बन रही है, इसकी बेसिस पे आप एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्दर 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हो। एक है हमारे पास जिसे आप कहते हो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सर वाई फर्मेंटेशन? क्योंकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को कुछ किताबें फर्मेंटेशन भी कहती हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, आई कैन राइट, इट इज ऑल्सो नोन एज fermentation. It is also known as fermentation. अब एक हो गई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसके अंदर ऑब्वियस सी बात है एंड प्रोडक्ट क्या बनेगी? अल्कोहल बनेगा। कौन सा अल्कोहल बनेगा वो भी बात करते हैं।
दूसरी जो रेस्पिरेशन होती है उसको आप कहते हो, दूसरी जो टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है दैट इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब दोनों टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आपको अपने अल्फाज में ही सब कुछ बता रही है, यानी कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो होगा इथेनॉल, दैट इज अल्कोहल, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आपको मिलेगा क्या भाई, लैक्टिक एसिड। अब ये बनता कैसे और ये सारा प्रोसेस होता कैसे, इसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट अभी के लिए इतना समझो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरह की है, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड। अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड, अल्कोहलिक में इथेनॉल बनेगा, लैक्टिक एसिड में लैक्टिक एसिड बनेगा। दैट इज अ वेरी सिंपल पॉइंट। किस ऑर्गेनिज्म में होती है, किस तरीके से होती है, इसकी थोड़ी देर में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक पॉइंट। अभी हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का बेसिक डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का, मैं इस पूरे वन शॉट के अंदर आपको बहुत सारे टेबल्स नजर आएंगे, दे आर द समरी टेबल्स। तो अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेते हो, तो यू आर गुड टू गो कि आप अच्छे एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि दे आर द समरी टेबल। पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर ये समरी टेबल अच्छे से कर लिया चीजें आराम से हो जाएंगी। ओके, तो अब सवाल ये होता है कि सर ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। तो पहला डिफरेंस, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है या नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक में, एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कहाँ कंप्लीट होगा, यहाँ कंप्लीट होगा, एरोबिक में कंप्लीट होगा, एनारोबिक में इनकम्प्लीट होगा। दूसरी तीसरी बात, एंड प्रोडक्ट क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, यहाँ क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड या इथेनॉल, ठीक है। और भी चीजें बनती है बट दे आर द मेजर थिंग्स। कहाँ एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, एरोबिक में ज्यादा रिलीज होगी, एनारोबिक में कम रिलीज होगी। उसके अलावा कहाँ ज्यादा एटीपी बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है एरोबिक में ज्यादा एटीपी बनेंगे, एनारोबिक में कम एटीपी बनेंगे, ठीक है। देन अब कहाँ होगी ये अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, और व्हाट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक और एनारोबिक, ये भी अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट दे आर द मेजर पॉइंट्स, ठीक है। अगर आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गया तो आपने एरोबिक और एनारोबिक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ओके। अब एरोबिक और एनारोबिक को कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती कैसे, ठीक है। तो याद रखना, हमारे पास कभी भी अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूंगा, चाहे वो एनारोबिक हो चाहे वो एरोबिक हो, उसके अंदर मैं ग्लूकोज की एग्जांपल लूंगा। तो होता यह है कि दिस इज द ग्लूकोज। अब सबसे पहले, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन है चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों के अंदर इस ग्लूकोज को आप तोड़ते हो, और तोड़ के, दिस ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड, इस ग्लूकोज को आप तोड़ के 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड द पायरोवेट। ये क्या है भाई, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब इस पायरोवेट के पास दो रास्ते, अगर तो ऑक्सीजन मौजूद है तो ये चला जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, और अगर ये हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो अब ये एंटर कर जाएगा एन एरोबिक रेस्पिरेशन में। इसका मतलब यह है कि चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों का पहला स्टेप तो सिमिलर है, दैट इज ग्लूकोज को तोड़ के पायरोवेट बनाया जाएगा। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को आप कहते हो ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको ग्लूकोज से निकला, लिसिस मतलब टूटना। तो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन है चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन है, दोनों का पहला स्टेप क्या होने वाला है, ग्लाइकोलिसिस होने वाला है। फिर ग्लाइकोलिसिस के बाद आगे दो रास्ते हैं, अगर ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में चले जाओ, ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक में चले जाओ, ओके। एरोबिक में फर्दर क्या स्टेप्स होते हैं, एरोबिक में फर्दर आपकी क्रैब साइकिल होगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मेजर यहां पे मौजूद होगी, ठीक है, मेजर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में फिर आगे डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म दो तरह की चीजें बन सकती हैं,
या तो इथेनॉल बनेगा जिसे आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हो, या हमारे पास लैक्टिक एसिड बनेगा जिसे आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हो। ये दो ही पॉसिबिलिटीज मौजूद है। तो पूरी रेस्पिरेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहला स्टेप तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ग्लूकोज से पायरुवेट बन कैसे रहा है, यानी कि सबसे पहली चीज जो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन पे जाएंगे, बट मेजर टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज द ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ ग्लाइकोलिसिस। आगे चलते हैं भाई और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाउ कैन यू डिफाइन ग्लाइकोलिसिस, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, व्हाट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस में हो क्या रहा है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिसिस का मतलब है स्प्लिटिंग होना, टूटना। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस की जब भी बात की जाएगी तो आपके जहन में सबसे पहली चीज ये आएगी कि ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसको एम्बेडेड मेयरहोफ पार्नस पाथवे भी कहते हो, ईएमपी पाथवे भी कह सकते हो आप। ठीक है, हाउ कैन यू डिफाइन ग्लाइकोलिसिस? सिंपल सी बात है, ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट बना रहे हो और साथ में रिलीज हो रहे हैं एनर्जी, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके आप एटीपी बना रहे हो। दिस इज अ वेरी सिंपल फिनोमेना। अब होगी कहां पे? दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि ग्लाइकोलिसिस कहां हो रही है? साइटोप्लाज्म। दूसरा नाम पूछा जाए साइटोसोल, दैट्स इट। ठीक है, तो सेल में साइटोप्लाज्म में वो तमाम एंजाइम्स मौजूद हैं जो ग्लाइकोलिसिस के लिए चाहिए। और क्या चाहिए ग्लाइकोलिसिस के लिए? एटीपी चाहिए। सर हम तो एटीपी बनाने चले थे, डेफिनेशन तो ये कहती है देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी प्रोड्यूस होगा। ये एटीपी की इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं हम? एटीपी लगा क्यों रहे हैं? भाई बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर मुझे ज्यादा अमाउंट में एटीपी चाहिए तो मुझे थोड़े अमाउंट में एटीपी की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे एटीपी चाहिए। साथ में एनएडी चाहिए। एनएडी की क्यों जरूरत है वो भी अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट दिस इज सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं असल स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस के। सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड व्हाट आर द डिफरेंट एंजाइम्स जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्योंकि आप ग्लूकोज को तोड़ने वाले हो तो सबसे पहले हमारे पास होता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज टेक्निकली केमिकली इनर्ट, खुद तो कोई रिएक्शन करेगा नहीं। अब इस ग्लूकोज को एक्टिव बनाने के लिए आप इसमें ऐड करते हो एक फॉस्फेट, और जो फॉस्फेट ऐड करते हो वो करते हो एटीपी की मदद से, क्योंकि एटीपी के पास 3 फॉस्फेट है। तो अगर मैं एटीपी से एक फॉस्फेट निकाल दूंगा तो बन जाएगा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एटीपी निकाला और निकाल के ग्लूकोज को दिया, ये ग्लूकोज में कहां पे जाके लगेगा? तो ये ग्लूकोज में एटीपी जाएगा और जाके छठी पोजीशन के ऊपर लग जाएगा, यानी कि अब ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस स्टेप में क्या हो रहा है? ग्लूकोज में आप फॉस्फेट ऐड कर, तो दिस स्टेप इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। सिंपल, दिस इज फॉस्फोराइलेशन। अब यहां पे जो एंजाइम चाहिए उस एंजाइम का नाम क्या होगा? नॉर्मली फॉस्फेट किसी भी कंपाउंड में अगर आप ऐड करते हो वहां पे जो एंजाइम चाहिए होता है उसका नाम होता है काइनेज। तो क्योंकि 6 कार्बन में आप एक फॉस्फेट ऐड कर रहे हो तो हेक्सोकाइनेज। या इसे आप एक और एंजाइम देखते हो दैट इज ग्लूकोकाइनेज। अब कहां हेक्सोकाइनेज लगेगा और कहां ग्लूकोकाइनेज लगेगा? सिंपल सी बात यह है कि हेक्सोकाइनेज नॉर्मली बॉडी के हर सेल में होता है, लेकिन ग्लूकोकाइनेज आपको लिवर में मिलेगा। तो हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज की मदद से आप ये फॉस्फोराइलेशन करवा रहे हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस इज द इरिवर्सिबल स्टेप। एक दफा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, पीछे नहीं जाएगा। अब क्या होगा? अब होगा ये कि हमारे पास ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट होगा, और इस आइसोमर को आप कहते हो फ्रक्टोज। ऐसी बात है, 6 फॉस्फेट यानी कि छठे कार्बन के ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ है, तो दिस इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अच्छा, दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? आइसोमर बन रहा है,
तो इस स्टेप को आप क्या कहोगे? आइसोमराइजेशन कहोगे। दिस स्टेप इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। अब सवाल ये होता है कि यहां पे जो एंजाइम लगेगा उस एंजाइम का नाम क्या है? ठीक है, उस एंजाइम को आप कहोगे फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज, क्योंकि आइसोमराइजेशन हो रही है। सो दिस एंजाइम इज कॉल्ड द फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा कि हमारे पास इस स्टेप में, यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, आगे आप एक और फॉस्फेट ऐड करोगे। यहां पे कौन सा फॉस्फेट ऐड करोगे? अगेन एटीपी की मदद से ऐड करोगे। तो एटीपी की मदद से आपने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया। अब ये फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कहां लगेगा? अब ये फ्रक्टोज के अंदर एक फॉस्फेट जो कि एक्स्ट्रा फॉस्फेट अभी आपने ऐड किया, ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगेगा। तो एक फॉस्फेट जो अभी हमने ऐड किया, ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर लग गया और छठे कार्बन के ऊपर तो ऑलरेडी लगा हुआ था। तो इसका नाम क्या होगा? फ्रक्टोज 1,6। अब इसे डाइफॉस्फेट कहेंगे या बिस फॉस्फेट कहेंगे? आई कैन राइट इट एज बिस फॉस्फेट। वाई बिस फॉस्फेट? क्योंकि दो डिफरेंट कार्बन के ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द बिस फॉस्फेट। बिस का मतलब होता है कि दो डिफरेंट कार्बन के ऊपर अगर आप फॉस्फेट ऐड कर रहे हो, दैट्स व्हाई आप इसे बिस फॉस्फेट। वेरी सिंपल, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सर ठीक है, समझ में आ गया, बिस फॉस्फेट क्यों कह रहे हैं? यहां पे जो एंजाइम लगेगा, स्टेप तो बहुत सिंपल है, फॉस्फेट ऐड कर रहे हो, तो इस स्टेप को भी आप क्या कहोगे? फॉस्फोराइलेशन कहोगे। दिस स्टेप इज ऑल्सो फॉस्फोराइलेशन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां जो एंजाइम लगेगा उस एंजाइम का नाम क्या है? जाहिर सी बात है, यहां पे भी फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो यहां पे जो एंजाइम लगेगा वो भी काइनेज होगा। अब कौन सा काइनेज होगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो यहां जो एंजाइम लगेगा उसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। काइनेज मतलब फॉस्फेट ऐड करवा रहा है, किसके अंदर? फॉस्फोफ्रक्टो के अंदर। वेरी सिंपल। तो पहला स्टेप फॉस्फोराइलेशन, दूसरा आइसोमराइजेशन, तीसरा फॉस्फोराइलेशन अगेन। अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट आगे जाके टूटेगा। अगर मैं इसको आगे लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसको यहां लिखना चाहूं तो मैं ये लिखूंगा कि जो फ्रक्टोज, ये जो हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, क्योंकि एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला था, तो अब तक कोई कार्बन तो निकला नहीं है, तो दिस इज 6 कार्बन वाला कंपाउंड। अब ये टूटेगा 3 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर, और वो 3 कार्बन वाले कंपाउंड क्या होंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, अगर मैं यहाँ लिखूं तो जब ये टूटेगा तो 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड में टूटेगा। तो अब होगा ये कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड में टूटेगा। एक को आप कहते हो ग्लाइसर एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड होगा, दूसरा कीटोन होगा। तो पहला जो कंपाउंड बनेगा दैट इज ग्लाइसर एल्डिहाइड। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि इस फॉस्फेट में क्योंकि इस फ्रक्टोज के अंदर 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, तो एक फॉस्फेट ग्लाइसर एल्डिहाइड के साथ जाएगा और थर्ड पोजीशन पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और दूसरी तरफ हमारे पास बनेगा साथ में, अगेन ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, साथ में हमारे पास बनेगा डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये भी 3 कार्बन वाला है। एक फॉस्फेट ग्लाइसर एल्डिहाइड के पास चला गया, एक फॉस्फेट आपके पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के पास रहा। सवाल ये होता है कि सर इस स्टेप को क्या कहेंगे? सिंपल फ्रक्टोज टूट रहा है 3 कार्बन वाले कंपाउंड में 2, तो इसे आप कहोगे स्प्लिटिंग। तो आई कैन राइट दिस इज
स्प्लिटिंग, दिस इज नथिंग बट स्प्लिटिंग। अब यहां पे जो एंजाइम चाहिए होगा उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। एंजाइम कौन सा चाहिए? एल्डोलेज चाहिए। वेरी सिंपल, वेरी इजी स्टेप। आगे क्या होगा? अब ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये क्योंकि एक दूसरे के आइसोमर है, यानी कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक एल्डिहाइड है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक कीटोन है, तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स है। तो होगा ये कि अब ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, यानी कि सिंपल यहां पे क्या हो रही है? आइसोमराइजेशन हो रही है। तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप आइसोमराइजेशन का स्टेप है। तो आई कैन राइट दिस इज द आइसोमराइजेशन। और यहां पे जो आइसोमराइजेशन जिस एंजाइम की मदद से होती है उस एंजाइम का नाम क्या है? पहले चाहिए था हमें फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फेट लगा हुआ है। किस कार्बन को आप, कितने कार्बन वाले कंपाउंड को आप जो है वो आइसोमर में कन्वर्ट कर रहे हो? 3 कार्बन वाले ट्रायोस। और आगे क्या आ जाएगा? आइसोमरेज। तो अगर आप आसान जबान में देखो तो यहां पे जो एंजाइम लगेगा फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेज। सिंपल। अब इन सारे स्टेप्स में अभी तक अगर आप देखो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से आगे ये 3 कार्बन वाले जो दो कंपाउंड्स बने। इन पूरे स्टेप्स के अंदर अब तक जितने भी स्टेप्स हमने किए, 5 स्टेप्स हमने कर लिए, इन पांचों स्टेप्स के अंदर देयर इज नो एटीपी फॉर्मेशन। उल्टा देयर इज नो एटीपी फॉर्मेशन। उल्टा हमने क्या लगाया है? एटीपी इन्वेस्टमेंट की है। एटीपी क्या किए? इन्वेस्टमेंट किए। इसीलिए इन 5 स्टेप्स को कहा जाता है, दे आर कॉल्ड द, अगर मैं यहां लिखूं व्हाट आर द फेजेस ऑफ, अगर मैं यहां लिखना चाहूं व्हाट आर द फेजेस, तो फेजेस में सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा? पहला स्टेप क्या है जिसमें हमने एटीपी लगाया है? तो आप उसे इन्वेस्टमेंट फेज कह सकते हो या उसे आप प्रिपरेटरी फेज कह सकते हो। तो आई कैन राइट दिस इज द प्रिपरेटरी, या अगर मैं इसे प्रिसाइजली लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट द इन्वेस्टमेंट फेज। दिस इज इन्वेस्टमेंट फेज। तो इस इन्वेस्टमेंट फेज में अब तक क्या हो रहा है? इस इन्वेस्टमेंट फेज में अब तक हमने एटीपी लगाया। कितने एटीपी लगा लिए? अगर आप देखो, एक एटीपी यहां लगा, एक एटीपी यहां लगा, तो अब तक हम कितने एटीपी लगा चुके हैं? अब तक हम 2 एटीपी लगा चुके हैं। यानी कि अभी हमने कमाया कुछ नहीं है, सिर्फ गवाया, मतलब इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो अब तक हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि एटीपी को लगाया। अब आगे क्या होगा? आगे सिंपली जो है वो अब तक हमारे पास क्या बन चुका है? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन चुके हैं। कितने? एक तो ये बना हुआ था, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि अब पूरी साइकिल 2 दफा चलेगी, क्योंकि अब हमारे पास कितने ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है? 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अगर मैं इसको लिखूं, अब हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितने हैं भाई? 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो आई कैन राइट ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब हमारे पास क्या है? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। कितने हैं भाई? 2 है, ये याद रखना है। यानी कि अब पूरे रिएक्शन जो भी होगा वो 2 दफा होगा, मतलब आप उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। अब आगे क्या होगा? ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इस ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में एक फॉस्फेट आप ऐड करोगे और साथ में हाइड्रोजन को निकालोगे। अब क्या होगा? लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। अब होगा ये कि अब तक जो हमने करना था वो कर लिया। अब होगा ये कि यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड करा और साथ में हाइड्रोजन को निकाल लिया। तो इस स्टेप को आप क्या कहोगे? दिस स्टेप इज द 6th स्टेप। तो इसे आप डी हाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन भी कह सकते हो, ठीक है, सिंपल। अब मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ऐड किया फॉस्फेट। कहां से ऐड किया? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किया। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब डायरेक्टली आपने फॉस्फेट ऐड कर दिया, एटीपी से नहीं किया, डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। दूसरा काम आपने ये किया कि यहाँ पे हाइड्रोजन निकाला। अब ये जो हाइड्रोजन निकाला ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, ये NAD के पास गया और NAD से कंबाइन करके इसने बना लिया NADH।
सो ये हाइड्रोजन जो कि हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से निकला था, NAD ने उसको एक्सेप्ट किया और बना लिया NADH। तो अब हमारे पास बन गया NADH, और इस ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में हमने एक फॉस्फेट भी ऐड कर दिया। तो अब नीचे क्या बनेगा? ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरल्डिहाइड। अब ये फॉस्फेट कहां लगेगा? थर्ड पोजीशन पे तो ऑलरेडी एक फॉस्फेट लगा हुआ था, ये फॉस्फेट हमारे पास लगेगा फर्स्ट पोजीशन पे। तो अगर मैं इसे प्रिसाइजली लिखना चाहूं तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि पहली पोजीशन पे हमारे पास एक फॉस्फेट लगा और तीसरी पोजीशन पे एक फॉस्फेट था। तो इसे मैं लिखता हूं 1,3 बिस फॉस्फो, 1,3 बिस फॉस्फो ग्लाइसरेट, 1,3 बिस फॉस्फो, 1,3 बिस फॉस्फो ग्लाइसरेट। और यहां पे जो एंजाइम चाहिए होगा, जाहिर सी बात है वो डिहाइड्रोजनेशन के लिए एंजाइम चाहिए, और यहां पे जो एंजाइम चाहिए उसका नाम क्या होगा? सिंपली ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। आई कैन राइट ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। तो यहां पे जो एंजाइम चाहिए उसका नाम क्या है? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। क्या यहाँ पे सिर्फ डिहाइड्रोजनेशन हो रही है? नॉट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन होती है? नहीं, यहाँ पे साथ में फॉस्फोराइलेशन भी होती है, तो आप इसे फॉस्फोराइलेशन का स्टेप भी कह सकते हो। तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट बन गया। इस स्टेप को आप क्या कह रहे हो? ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन, और साथ में क्या हो रही है? फॉस्फोराइलेशन हो रही है। अल्टीमेटली आगे क्या होगा? आगे आप जो है वो अब बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने वाले हो। अब आप इस फॉस्फेट में से, इस बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में से एक फॉस्फेट निकालने वाले हो, और ये फॉस्फेट निकाल के आप एटीपी में ऐड करोगे। तो अब क्या होगा? अब आपने क्या किया? एक फॉस्फेट निकाला और एक फॉस्फेट निकाल के एडीपी को दे दिया, और एडीपी से बन गया एटीपी। क्या बन गया? एटीपी बन गया। और साथ में जब आपने एटीपी बना लिया तो पीछे क्या बचा? ये जो फॉस्फेट निकला था ये कहां से निकला था? फर्स्ट कार्बन से निकला था। तो पीछे क्या बच गया? 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 3 फॉस्फो ग्लाइसरेट बच गया। अब इस स्टेप में आपने किया क्या? इस स्टेप में आपने फॉस्फेट निकाल के एडीपी में ऐड कर दिया। तो दिस स्टेप इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। यहां पे क्या हो रहा है? डायरेक्टली एटीपी ऐड कर, एटीपी बना रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अच्छा, ये जो एटीपी का बनना है ना, बेसिकली कैसे बना रहे हो आप? एडीपी में एक फॉस्फेट ऐड कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सर, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होती है? मतलब आपने एक सब्सटेंस से फॉस्फेट निकाला, दूसरे में ऐड कर दिया। आपने 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट से फॉस्फेट निकाला और एडीपी में ऐड कर दिया। दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के नतीजे में यहां पे क्या हुआ? एटीपी बन गया। और यहां पे जो एंजाइम लगा उस एंजाइम का नाम क्या होगा? जाहिर सी बात है, फॉस्फेट ऐड हो रहा है इसके अंदर, एडीपी के अंदर, तो यहां पे जो एंजाइम होगा दैट इज फॉस्फोग्लाइसरेट, दैट इज बेसिकली हमारे पास फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस। तो यहां पे जो एंजाइम लगा उसका नाम क्या है? फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस। अब आगे क्या होगा? 3 फॉस्फोग्लाइसरेट तो बन गया, एटीपी भी बन गया, सही है, समझ में आ गया। आगे क्या होगा? अब ये जो फॉस्फेट है ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, और अब रिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में ये फॉस्फेट सेकंड कार्बन के ऊपर लग जाएगा। तो अब ये बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। इस स्टेप को आप क्या कहोगे? इस स्टेप के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, अपनी पोजीशन को सिंपल चेंज किया जा रहा है। तो दिस स्टेप इज आइसोमराइजेशन। तो आई कैन राइट दिस स्टेप इज आइसोमराइजेशन। और यहां पे जो एंजाइम लगेगा उस एंजाइम का नाम क्या होगा? उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। दिस इज फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस। तो अब तक हमने किया क्या है? अब तक हमने सारी कहानी ये की। अब आगे क्या होगा? ये जो 2 फॉस्फोग्लाइसरेट है, 2
ग्लाइसरेट है, इसके अंदर आगे कुछ कहानी होगी और आगे क्या होगा, ये जो 2-फॉस्फोग्लाइसरेट है ये कन्वर्ट होगा रिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में एक कंपाउंड के अंदर जिसे कहते हैं पीईपी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। क्या कहते हैं भाई? फॉस्फोइनोल पायरुवेट कहते हैं। कैसे बनेगा? सिंपली होगा ये कि यहां से निकल जाएगा पानी, तो इस स्टेप को आप क्या कहोगे? डिहाइड्रेशन का स्टेप कहोगे। सो दिस इज सिंपली द डिहाइड्रेशन वाला स्टेप। तो आई कैन राइट, अब तक हमने कितने स्टेप्स कर लिए भाई? अब तक हमने 8 स्टेप्स कर लिए, यानी कि दिस इज द नवा स्टेप और इसे आप क्या कहोगे? डिहाइड्रेशन कहोगे। और यहां पे जो एंजाइम लगेगा उसका नाम है इनोलेज। इनोलेज एंजाइम लग गया, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल, डिहाइड्रेशन वाला स्टेप। अब आगे क्या होगा? ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एक फॉस्फेट इसमें अभी भी मौजूद है। अब इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट से आप अगेन क्या बनाने वाले हो? आप अगेन जो है वो एक एटीपी बनाने वाले हो। कैसे बनाओगे? सिंपली होगा ये हमारे पास कि यहाँ पे आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा कि अब इस फॉस्फेट को निकाला जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट से और बना दिया जाएगा पायरुवेट। ये फॉस्फेट कहां जाएगा? ये फॉस्फेट एडीपी के पास जाएगा और एडीपी को कन्वर्ट करवा देगा एटीपी के अंदर और सिंपली ये रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा उस एंजाइम का नाम क्या होगा? तो यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा उसका नाम होगा पायरुवेट काइनेस। तो दिस इज द 10th स्टेप एंड इस स्टेप को आप क्या कहोगे? यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा उसको क्या कहोगे? पायरुवेट काइनेस कहोगे। और ये जो स्टेप है इस स्टेप का नाम क्या होगा? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो एटीपी फॉर्म हो रहा है, दिस इज द स्टेप। और यहाँ पे जो एंजाइम लग रहा है उसका नाम क्या है? पायरुवेट काइनेस, ठीक है। तो दिस इज द होल थिंग ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। उसमें हमने पूरी ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ लिया। अब अगर आप नोट करो, जल्दी से हम समराइज करते हैं। तो ये जो शुरू के 5 स्टेप्स हमने पढ़े, इन 5 स्टेप्स में सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन, देन आइसोमराइजेशन, देन फॉस्फोराइलेशन, देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्प्लिटिंग हुई, देन आइसोमराइजेशन हुई। इन सारी चीजों को आप क्या कह रहे हो? दिस इज द इन्वेस्टमेंट फेज। आगे चलेंगे, फिर अब हमारे पास क्या बनना शुरू हुआ? NADH बनना शुरू हुआ और ATP बनना शुरू हुआ। तो आई कैन राइट द लास्ट 5 स्टेप एज दे आर द पे ऑफ फेज। ठीक है, पे ऑफ का मतलब है अब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिल गया। तो दिस इज द पे ऑफ फेज, जिसके अंदर बाकायदा तौर पे क्या बन रहा है? एटीपी बन रहा है, NADH बन रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली आपने 3 कार्बन वाला पायरुवेट बना लिया है। अब इस पायरुवेट के पास 2 रास्ते हैं। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जाना है तो ऑक्सीजन चाहिए, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए जाना है तो फिर वो एंजाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एंजाइम मौजूद है, उस हिसाब से एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी। तो दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेप। अगर मैं यहाँ पे फेजेस की बात करूं तो मैंने यहाँ पे लिखा था द फर्स्ट स्टेप इज द इन्वेस्टमेंट फेज एंड द सेकेंड स्टेप इज द पे ऑफ फेज, जिसके अंदर बाकायदा तौर पे क्या बन रहा है? जिसके अंदर बाकायदा तौर पे आपके पास एटीपी और NADH बन रहा है। अब जल्दी से इस पूरे कहानी को पढ़ने के बाद जल्दी से हिसाब किताब करते हैं कि हमने क्या खोया और क्या पाया। ठीक है, मतलब अब वो कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप हिसाब किताब करते हो कितना पैसा लगाया कितना मिला, वही हम यहाँ करने वाले। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ भाई, ठीक है, आई कैन आस्क यू पीपल कि मुझे ये बताओ सबसे पहले कि मेरे पास, चलो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मैंने कितने एटीपी लगाए थे? तो मैंने लगाए थे कितने एटीपी की इन्वेस्टमेंट की थी? तो मैं ये लिख सकता हूं कि मैंने 2 एटीपी की इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, अब 2 एटीपी की इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे कितने एटीपी डायरेक्टली मिल गए, कितने एटीपी डायरेक्टली मिल गए, तो जब मैं एटीपी डायरेक्टली को देखता हूं तो सबसे पहले मुझे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के नतीजे में एक एटीपी 7th स्टेप के ऊपर मिला और एक एटीपी मुझे यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट में यानी कि 10th स्टेप के ऊपर मिला। दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो डायरेक्टली मुझे 2 एटीपीज मिल गए। टेक्निकली ये 2 एटीपीज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये पूरी साइकिल में ग्लाइसरल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट 2 है, तो ये पूरी साइकिल 2 दफा चलेगी। इसका मतलब है टोटल 4 एटीपीज मिले। कितने एटीपीज मिले? 4 एटीपीज। तो अगर मैं इस पूरी साइकिल को इस तरीके से लिखूं, मल्टीप्लाई बाय 2
multiply by 2, multiply by 2, multiply by 2. तो दिस इज नथिंग वेरी सिंपल, नथिंग वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे स्टेप्स 2 दफा होंगे, क्योंकि ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितने हैं? 2 हैं। तो इसका मतलब है एटीपी, 2 एटीपीज यहाँ मिल गए और 2 एटीपीज यहाँ मिल गए, तो टोटल कितने एटीपीज हो गए? 4 एटीपीज डायरेक्टली हमें मिल गए। तो 4 एटीपीज डायरेक्टली हमें मिल गए। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि NADH कितने मिले, तो NADH कितने मिले उनको देख लेते हैं भाई जल्दी से। हमारे पास सिंपल सी बात यह है कि अगर आप नोट करो तो इस स्टेप के अंदर, यानी कि 6th स्टेप के अंदर जहां डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, इस स्टेप के अंदर आपको NADH मिला। कितने मिले भाई? 2 है, 2 ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हैं तो 2 NADH मिलेंगे। अब यहां पे हमें 2 NADH मिल गए, यानी कि 2 NADH मिल गए। अब ये NADH इज जस्ट लाइक अ डॉलर। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में किसी दुकान वाले के पास, किसी स्टोर वाले के पास जाते हो और ये कहते हो कि भाई मुझे ये पैसे लो डॉलर और मुझे ये चीज दे दो, तो अगर वो होशियार ना हुआ तो वो आपसे कहेगा कि भाई इस डॉलर को आप रुपयों में कन्वर्ट करके ले आओ, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी तो क्या है? रुपया है। तो सेम कहानी यहाँ पे भी अप्लाई होती है। बॉडी NADH क्योंकि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। NADH को पहले कन्वर्ट होना होगा ATP के अंदर। तो जिस तरीके से अब फॉर एग्जांपल अगर आप डॉलर कन्वर्ट करवाने जाओगे तो आपको $1 के मुकाबले में इतने पैसे मिलेंगे, इतने रुपया मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब बॉडी NADH को खुला करवाती है, मतलब अगर मैं इसे आसान जबान में कहूं तो एक NADH से कितने ATP मिलते हैं? एक NADH से हमारे पास 3 ATPs बनते हैं। न्यू रिसर्चेस ये कहती हैं कि 2.5 बनते हैं, बट आप 3 याद रखो। तो इसका मतलब ये है कि 2 NADH से आगे जाके हमारे पास 6 ATPs बनेंगे। अब अगर मैं पूरा हिसाब किताब करूं तो मुझे टोटल कितने ATPs मिले? अगर मैं NADH वाले ATPs भी लगा लूं तो टोटल मुझे जो ATPs मिले वो मिले 4 और 6, 10 ATPs। तो यहां पे मुझे ग्रॉसली 10 ATPs मिले, लेकिन ये 10 ATPs मेरे तो नहीं है, क्योंकि इनमें से 2 मैंने उधार लेके लगाए थे, यानी कि इन्वेस्टमेंट की थी। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर मैं नेट ATP निकालूंगा तो नेट ATP मेरे पास आ जाएंगे 10 - 2, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में सिर्फ और सिर्फ 8 ATPs मिले। कितने ATPs मिले? 8 ATPs मिले। दिस इज वेरी सिंपल स्टेप। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, ये सारी कहानी ग्लाइकोलिसिस की इसी के अंदर समा जाती है, ठीक है। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर क्लियर हो गया तो बेहतरीन हो गया है। हेलो, अब अगर आगे चले और आगे इस पूरी ग्लाइकोलिसिस की समरी की तरफ चले तो ये पूरा टेबल आपको नजर आ रहा है। व्हाट विल बी द स्टेप्स, उन स्टेप्स के नाम क्या है, साथ में सबस्ट्रेट क्या होगा उस स्टेप में, प्रोडक्ट क्या बनेगी, कौन सा एंजाइम होगा। तो अगर आप इस पूरे टेबल को देखो तो इस पूरे टेबल के अंदर ये पूरी कहानी, जो इतनी लंबी कहानी मैंने एक्सप्लेन की, ये एक पूरे टेबल के अंदर यहाँ पे मौजूद है। आराम से आप इसे जो है वो एक दफा पढ़ के इस पूरी चीज को रिवाइज कर सकते हो। स्टेप 1 में फॉस्फोराइलेशन, स्टेप 2 में आइसोमराइजेशन, देन अगेन फॉस्फोराइलेशन, देन क्लेवेज यानी कि स्प्लिटिंग हो रही है, देन आइसोमराइजेशन, देन ऑक्सीडेशन या फॉस्फोराइलेशन साथ में हो रही है, देन ATP बनेगा, देन रीअरेंजमेंट यानी कि आइसोमराइजेशन कह लो उसे, डिहाइड्रेशन होगी, देन फिर दोबारा ATP बन जाएगा। इस पूरी कहानी को एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर आप इस टेबल को अच्छे से कर लेते हो तो आपकी पूरी ग्लाइकोलिसिस एक दफा में रिवाइज हो जाएगी, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं ग्लाइकोलिसिस के, और कुछ क्वेश्चंस पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन कहता है कि नेट ATP प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के एंड के ऊपर कितने ATP बनेंगे? दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MDCAT 2022 का पेपर है सिंध का, उसके अंदर ये सवाल आया हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया कि टोटल हमारे पास 10 ATP बनते हैं, और इन 10 ATP में से आप जो है वो 2 निकाल देते हो क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं। तो टोटल 8 ATPs जो है वो यहां पे बन रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 8 वुड बी द राइट आंसर, 8 वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे नेट ATP प्रोड्यूस की बात की जा रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे?
8 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि विच द फॉलोइंग, दिस इज द शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का पास पेपर 2024 में ये सवाल आया हुआ है। और सवाल में आपसे कहा जा रहा है, अगर आप नोट करो सवाल में क्या कहा जा रहा है। सवाल में आपसे कहा जा रहा है इनमें से कौन सा स्टेप ग्लाइकोलिसिस का ऐसा है जिसके अंदर एटीपी डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं हो रहा, डायरेक्टली एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं, इन्वॉल्व नहीं हो रहा बेसिकली। सो इट सेज देयर विल बी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी डायरेक्टली एटीपी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, प्रोड्यूस या रिलीज की बात नहीं कर रहा, इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है। तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहां तो एटीपी लगेगा, इसका मतलब है ये आंसर तो नहीं हो सकता, यहां तो एटीपी इन्वॉल्व है, ये नहीं हो सकता। कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यहां पे एक फॉस्फेट था, यहां पे दो फॉस्फेट थे, जाहिर सी बात है ये भी एटीपी की मदद से ही होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है ए और बी तो नहीं हो सकता। कन्वर्जन ऑफ ग्लाइसिन एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, अगर हम इस चीज को देखें तो क्या यहां पे एटीपी इन्वॉल्व है या नहीं? चलो आओ देखते हैं। ग्लाइसिन एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, अगर आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा ग्लाइसिन एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, यहां पे डायरेक्टली एटीपी इन्वॉल्व है, यहां पे डायरेक्टली एटीपी इन्वॉल्व नहीं है, यहां इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके ऐड हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप आंसर देखते हुए चलोगे तो यहां पे जो आंसर बन सकता है दैट वुड बी ऑप्शन सी। बट आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट टू 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट से अगर आप 3 फॉस्फोग्लाइसरेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट से अगर आप 3 फॉस्फोग्लाइसरेट की तरफ जा रहे हो तो पहला एटीपी बन रहा है, इसका मतलब है यहां एटीपी इन्वॉल्व है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन सी। दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है आइसोमराइजेशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ, ग्लाइकोलिसिस में आइसोमराइजेशन कहां हो रही है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 2 फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर। दिस इज द पास्ट पेपर क्वेश्चन। तो अगर आप देखो तो हमारे पास जो असल चीज हो रही है ग्लाइकोलिसिस में, आइसोमराइजेशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ, किस में हो रही है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में, या G3P में और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, या फॉस्फोइनोल पायरोवेट और पायरोवेट में, ठीक है। इसमें तो सिंपल नहीं हो सकता, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में और 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में। तो अगर आप आइसोमराइजेशन के नतीजे में देखो तो क्या बन रहा है? आइसोमराइजेशन कहां लिखी हुई है? दिस इज द 5th स्टेप, जहां पे आपके पास आइसोमराइजेशन लिखी हुई है। तो एक तो आइसोमराइजेशन हमारे पास कहां हो रही है? अगर आप देखो, just give me a minute, एक तो आइसोमराइजेशन ये हो रही है, एक आइसोमराइजेशन आपके पास ये हो रही है, तीसरी आइसोमराइजेशन या रीअरेंजमेंट आप कह लो यहां हो रही है। क्या बन रहा है? इसके नतीजे में हमारे पास बन रहा है, अगर आप नोट करो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इसके नतीजे में हमारे पास ग्लाइसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और इसके नतीजे में 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्या आंसर बन सकता है। तो अगर आप नोट करो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, नहीं यहां तो नहीं बन रही है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ग्लाइसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, क्या यहां पे हमारे पास आइसोमराइजेशन हो रही है? यस हो रही है, क्योंकि ग्लाइसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अगर आप देखो यहां पे, तो ग्लाइसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से क्या बन रहा है? ग्लाइसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है। एक तो यहां हो रही है, दूसरा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, बिल्कुल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे जो आंसर बन जाता है वो आंसर बन जाता है ऑप्शन, यहां पे जो आंसर बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन बी, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट है कैसे बना था? अगर आपको याद हो, ये जो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट था हमारे पास, ये बना था सिंपल एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन था, तो यहां तो नहीं हो रहा। इसका मतलब आंसर क्या बन जाता है? आंसर इज वेरी सिंपल और आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी बन जाता है। यानी कि ग्लाइकोलिसिस में आइसोमराइजेशन हो रही है और क्या बन रहा है? G3P यानी कि ग्लाइसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है इन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या हो रहा है भाई? ग्लाइकोलिसिस के अंदर कहा यह जा रहा है, अगर आप देखो, glycerate 1,3 bisphosphate is converted into glycerate
3-phosphate by losing dash phosphate molecule. Very simple. ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लाइसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट, यानी कि अगर आप दोबारा जाओ इसी पूरे चार्ट के ऊपर 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट से आप क्या बना रहे हो, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बना रहे हो। अब यहाँ पे कितने फॉस्फेट रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, कितने फॉस्फेट रिलीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिंपल एक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है। क्यों एक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो सिर्फ फर्स्ट कार्बन से हमारे पास क्या निकला है, फॉस्फेट निकला है, और ये फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट निकल के एटीपी बनाएगा, ठीक है। साथ में ये जो 3 वाला फॉस्फेट था ये यहीं पे मौजूद है। इसका मतलब हो गया आंसर इज ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अगले सवाल में क्या कह रहा है, द एंजाइम रिक्वायर्ड इन ग्लाइकोलिसिस आर प्रेजेंट इन। वही सवाल जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही है, या अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ मौजूद है, तो आपका जवाब बहुत सिंपल सा होगा, सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। आगे चलेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूट रहा है पायरुवेट। अब इस पायरुवेट के पास दो रास्ते, या तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाए या ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में चला जाए। अगर ऑक्सीजन होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन में, अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन भी दो तरह की होती है, अल्कोहलिक और आपके पास लैक्टिक एसिड। तो सवाल ये होता है कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सी होगी। जाहिर सी बात है, जिस ऑर्गेनिज्म में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए एंजाइम होगा वहां अल्कोहलिक होगी, जिस ऑर्गेनिज्म में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का एंजाइम होगा वहां लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। वेरी सिंपल। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, और सबसे पहली टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन जो यहां मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो यहां पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर क्या होने वाला है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज इंपॉर्टेंट व्हाई, क्योंकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर आपके पास क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या बनने वाला है, इथेनॉल। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये होती किन ऑर्गेनिजम्स में, तो अगर आप लिखोगे तो ये होती है यीस्ट के अंदर, अगर इन यीस्ट। और इसी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नतीजे में, लिसन वेरी केयरफुली, इसी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इस वजह से इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को आप बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर ब्रेड बनाने में, वाइन्स बनाने में इस्तेमाल करते हो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब होता क्या है, पहला स्टेप तो सबके अंदर सिमिलर है, यानी कि ग्लूकोज टूटेगा और टूट के कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। तो ग्लूकोज टूटा और टूट के कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में। अब ये पायरुवेट में होगा क्या, सबसे पहले क्योंकि ये पायरुवेट एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इस पायरुवेट में सबसे पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन होगी। और डीकार्बोक्सिलेशन के नतीजे में अब हमारे पास एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा जिसे आप कहते हो एसिड एल्डिहाइड। तो दिस इज 2 कार्बन वाला कंपाउंड जिसे आप क्या कह रहे हो, एसिड एल्डिहाइड कह रहे हो। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि जाहिर सी बात है, एक ग्लूकोज को तोड़ने से 2 पायरुवेट बनेंगे और 2 पायरुवेट से 2 एसिटाल्डिहाइड बनेंगे। तो अब होगा क्या, अब होगा ये, अगर आपको याद हो तो हमारे पास इस ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होते हुए हमारे पास 2 NADH बनते थे, इफ यू रिमेंबर गाइस, ठीक है। तो अब ये जो 2 NADH हैं ये इस्तेमाल होंगे और इस्तेमाल होके एसिड एल्डिहाइड में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, और एसिड एल्डिहाइड में हाइड्रोजन को ऐड करके ये इस एसिड एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देंगे इथेनॉल के अंदर। ये हाइड्रोजन कहां से आएगा, NAD से आएगा, जो NADH कहां बना था, ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्जन के दौरान, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान। तो अब ये NADH कन्वर्ट हो जाएगा NAD के अंदर। अगर आप नोट करो तो ग्लूकोज से पायरुवेट बना, और ग्लूकोज से पायरुवेट बनते हुए क्या बने थे, ATPs बनते थे। ATPs के साथ साथ हमारे पास जो है वो क्या होता था, NADH बनता था। तो NADH तो यहां इस्तेमाल हो गया, और
पायरुवेट फिर फर्दर टूटा एसिडल्डिहाइड के अंदर, एसिडल्डिहाइड फर्दर टूट गया इथेनॉल के अंदर। कौन सा एंजाइम चाहिए होता है एग्जैक्टली आपसे एंजाइम नहीं पूछा जाता, आपसे ये पूछा जाता है कि भाई किन ऑर्गेनिज्म के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, दूसरा ये जो सारा स्टेप चल रहा है इसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब सिंपली अगर आप देखो तो यहाँ पे कितने एटीपी आपको जो है वो डायरेक्टली मिल जाते हैं। जब आप एटीपी फॉर्मेशन के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 एटीपीज डायरेक्टली जो है वो आपको मिलते हैं। वाई 2 एटीपीज? क्योंकि अगर आप नोट करो ग्लाइकोलिसिस के अंदर, तो मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या बताया था, मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस के अंदर ये बताया था कि भाई हमारे पास टोटल 4 एटीपीज बनते हैं, ठीक है, और NADH बनता है। तो NADH तो इस्तेमाल हो गया जो कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर बना था। तो अगर मैं यहाँ लिखूं, तो अगर ग्लाइकोलिसिस की मैं सारी कहानी लिखूं तो हमारे पास 2 ATP लगे थे, और 2 ATP लगने के बाद हमने टोटल 4 ATPs बनाए थे, और साथ में 2 NADH बने थे। तो ये 2 NADH तो इस्तेमाल हो गए किसके अंदर, इस स्टेप के अंदर। तो इसका मतलब है ये वाली कहानी तो खत्म हो गई। अब ये वाली कहानी जो खत्म हो गई, तो अब हमारे पास सिंपल क्या बचा, ATP। तो 4 ATPs हमें मिले, उनमें से 2 इन्वेस्टमेंट में चले गए। तो इसका मतलब है टोटल हमें यहाँ पे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में मिले वो सिर्फ और सिर्फ 2 ATPs मिले। तो यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे ओनली 2 ATPs आर फॉर्म। कितने ATPs टोटल बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ATPs बन रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको ये समझ में आता है दैट इज मोर देन इनफ, यही आपको आना चाहिए। दिस इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी कि क्योंकि एंड प्रोडक्ट अल्कोहल है तो इस वजह से आप इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कह रहे हो। आगे चलते हैं। अब दूसरी जो हमारे पास फर्मेंटेशन है, उस फर्मेंटेशन को आप कहते हो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर होता क्या है, पहला स्टेप अगेन सिमिलर है। अब जाहिर सी बात है, ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के एंजाइम्स हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मसल्स में मिलते हैं, ह्यूमन मसल्स के अंदर। तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होती है, दिस इज द प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्योंकि ये जब आप देखोगे तो ये जो हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, सबसे पहले ये एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर होती है। और क्या ह्यूमन के अंदर होती है, बिल्कुल होती है। ह्यूमंस के अंदर कहाँ होती है, ह्यूमंस के अंदर मसल्स में होती है। अगर मैं यहाँ लिखूं तो ह्यूमंस में कहाँ होगी भाई, ह्यूमंस में मसल्स में होगी। सर एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में ये जो लैक्टिक एसिड बन रहा है यहाँ पे इथेनॉल क्यों नहीं बनता, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये जो इथेनॉल बनाने वाले एंजाइम है वो यहाँ नहीं होंगे, और लैक्टिक एसिड बनाने वाले एंजाइम यीस्ट के अंदर नहीं होंगे। सिंपल बात, जहाँ जो एंजाइम है वहाँ वो रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के एंजाइम्स हैं तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। अब होती कैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, पहला स्टेप तो सिमिलर है, ग्लूकोज को तोड़ोगे यानी कि ग्लाइकोलिसिस करोगे और बनाओगे 2 पायरुवेट। 2 पायरुवेट बना लिया आपने, ठीक है। अब इस 2 पायरुवेट से आपको NADH मिलेंगे। कितने NADH, 2 NADH, ये आपने याद रखना है। अब इस पायरुवेट को आप एंजाइम की मदद से कन्वर्ट कर देते हो। तो पायरुवेट कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। यहां पे आप इस पायरुवेट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हो लैक्टिक एसिड के अंदर, और इस लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हुए आपको इस्तेमाल करना होता है ये NADH, और NADH से हाइड्रोजन निकल के किसके अंदर जाता है, पायरुवेट में जाता है, और पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। तो सिंपली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो सिंपल अल्फाजों में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में, दिस इज द ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट, ऑक्सीजन नहीं है, तो अब क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो अब होगा ये कि इस पायरुवेट में आप NADH को ऐड करोगे, और NADH अपना हाइड्रोजन पायरुवेट में देकर बना देगा लैक्टिक एसिड, और साथ में हमारे पास ये लैक्टिक एसिड एज अ एंड प्रोडक्ट बन जाएगा।
और जब लैक्टिक एसिड एज अ एंड प्रोडक्ट बन जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली ये पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने एटीपीज बनेंगे, अगर आपको याद हो तो 4 एटीपीज बनते थे, 2 एटीपीज इस्तेमाल होते थे और NADH तो यहाँ पे खत्म हो गए। तो यहाँ पे भी आपको टोटल कितने एटीपीज मिले, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भी आपको 2 एटीपीज मिले। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटीपीज एनारोबिक रेस्पिरेशन में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी कितने बन रहे हैं, 2 एटीपीज बन रहे हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो अगर आप यहाँ पे बढ़ो और यहाँ पे आप इस पूरी कहानी को देखो, इस पूरी कहानी के अंदर एक बात याद रखना है, चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, ये दोनों फर्मेंटेशन आपके पास कहाँ होती है, ये दोनों फर्मेंटेशन आपके पास जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चंस पे आ जाओ तो क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे हमने ये देखना है कि क्या क्या हमारे पास चीजें हो रही होंगी। क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है, दिस फॉर्म ऑफ anaerobic respiration occur in muscles, मसल सेल में हो रही है, एंड अदर एनिमल्स। मसल सेल का नाम सुनते ही हमें समझ में आ गया क्या हो रही है भाई, यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रिसाइजली आंसर देखोगे तो लैक्टिक एसिड बनता है। अब सवाल ये होता है कि सर ठीक है ये लैक्टिक एसिड तो बन गया, अब ये लैक्टिक एसिड जाएगा कहाँ, ये लैक्टिक एसिड मसल्स में से जाएगा कहाँ। भाई जाहिर सी बात है, जब मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब इतनी ऑक्सीजन तो मेरी बॉडी इतनी सारे एकदम बॉडी में लेके आ नहीं सकती, तो मेरी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन से शिफ्ट करती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो होता ये कि मसल में फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है और फिर बनने लगता है ये लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है मसल्स के अंदर। और जब ये मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है तो इस कंडीशन को आप कहते हो मसल फटीग। मसल में थकावट हो जाती है, क्या कहते हो, मसल फटीग कहते हो। मसल्स में क्या हो गई, थकावट हो गई, मसल फटीग हो गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप दोबारा रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर आते हो तो ये लैक्टिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता टूट जाता है और अल्टीमेटली मसल्स में से लैक्टिक एसिड खत्म हो जाता है, मसल नॉर्मल वापस नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं। दिस इज द नॉर्मल साइकिल जो एक इंसान के अंदर एक मसल में चल रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो गया वो हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है, सवाल में आपसे कहा जा रहा है पिक अप द वन विच इज एनारोबिक। एनारोबिक आपने पिक करना है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव मतलब समवॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन चाहिए होगा तो ऑब्वियसली नहीं होगी। उसके अलावा रेस्पिरेटरी चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगी, क्रैब्स साइकिल भी नहीं होगा, तो आंसर हो गया फर्मेंटेशन। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन ए, दैट इज फर्मेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम बात करने वाले हैं किसकी, आगे हम बात करने वाले हैं अब अगर ऑक्सीजन है तो ये पायरुवेट अब एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि अब यहाँ पे हमारे पास ये जो पायरुवेट है ये एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जा रहा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होने वाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले इस पायरुवेट को आप आगे भेजोगे और इस पायरुवेट को आगे कौन से रिएक्शन में भेजना है, क्रैब्स साइकिल में भेजना है। बट इस पायरुवेट को आप डायरेक्टली क्रैब्स साइकिल में नहीं भेज सकते। अब अगर आपने इस पायरुवेट को आगे क्रैब्स साइकिल के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है तो पहले आपने पायरुवेट को कन्वर्ट करना होगा एक दूसरे कंपाउंड के अंदर, एंड दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो सबसे पहले आपको अगर इस पायरुवेट को किसके साथ मिलाना है, अगर इस पायरुवेट को आपने क्रैब साइकिल में इंट्रोड्यूस करवाना है तो पहले इस पायरुवेट को आपने एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां लिखूं तो हमारे पास आप पायरुवेट को क्या करने वाले हो, पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने वाले हो। अब पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करोगे तभी ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे क्रैब साइकिल के अंदर जाके क्रैब साइकिल करेगा। अब पायरुवेट को सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना है। अब इस पायरुवेट को अगर आपने एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना है तो असल में आप क्या कर रहे हो, ग्लाइकोलिसिस को
ग्लाइकोलिसिस को लिंक कर रहे हो क्रैब्स साइकिल के साथ, तो ग्लाइकोलिसिस को क्रैब्स साइकिल के साथ लिंक करने वाला ये रिएक्शन है, इसीलिए इसे आप लिंक रिएक्शन कहते हो। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले होता यह है कि हमारे पास ये जो पायरुवेट है, अगर मैं यहां बनाऊं, मान के चलो दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये पायरुवेट ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में से गुजर के एक प्रोटीन की मदद से अंदर चला गया। अब जब ये अंदर चला गया तो सबसे पहले होता यह है कि इस पायरुवेट में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इस पायरुवेट से आप एक कार्बन निकाल देते हो। अब ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। अगर एक कार्बन निकालोगे तो क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो यहाँ पे आपने जब पायरुवेट से एक कार्बन निकाल दिया यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन कर दी, तो इसके नतीजे में कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना, कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल बने, भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है वो हमारे पास 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन गया। फिर क्या होगा, अगर मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा इस तरीके से लिखूं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द फर्स्ट थिंग, डीकार्बोक्सिलेशन हुई। फिर होगा ये कि यहाँ पे इस पायरुवेट से आप हाइड्रोजन निकालोगे और इस हाइड्रोजन की मदद से आप NAD को कन्वर्ट कर दोगे NADH में। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हो, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन या आसान जबान में अगर मैं कहूँ तो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ठीक है। 2 चीजें हो गई, पहला कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया यानी कि एक कार्बन रिलीज हो गया और NADH बन गया, ठीक है। आगे क्या होने वाला है, आगे आप इसमें ऐड करोगे कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए ऐड करोगे। अब क्या बन जाएगा, अब हमारे पास बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, क्योंकि एक कार्बन तो यहां निकल गया। तो दिस इज द थर्ड, सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन, देन ऑक्सीडेशन एंड देन फिर कोएंजाइम ए ऐड हो रहा है। तो इसके नतीजे में ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब सवाल ये होता है कि ये पूरी कहानी कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। तो अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये लिंक रिएक्शन कहां हो रहा है भाई, माइटोकॉन्ड्रियल, क्योंकि मैंने आपको बताया पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो चुका है। तो अब ये कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये पूरी की पूरी कहानी कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द लिंक रिएक्शन। तो पायरुवेट में से एक कार्बन निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में, NAD कन्वर्ट हो गया NADH के अंदर, कोएंजाइम ए को ऐड कर दिया, बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब अगर आप इसमें से देखो तो डायरेक्टली कोई ATP तो नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 पायरुवेट बने थे ग्लाइकोलिसिस की नतीजे में, तो यहाँ पे ये रिएक्शन भी 2 दफा होगा और ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएंगे। यहाँ पे 2 NAD से 2 NADH बनेंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऐड करना पड़ेगा और 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। यानी कि आपको यहाँ पे कितने NADH मिल रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं एनर्जी लिखूं, डायरेक्टली तो कोई ATP नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मॉलिक्यूल बन रहा है वो है हमारे पास 2 Na 2 NADH, यानी कि इनडायरेक्टली एक NADH से 3 ATPs बनते हैं, तो 2 NADH से कितने ATP बनेंगे, 6 ATPs बनेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। तो अगर आपको ये लिंक रिएक्शन समझ में आ जाता है तो हमने मेजर जितनी भी सारी चीजें थी वो कवर की। ग्लाइकोलिसिस के साथ हमने ये लिंक रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब तक क्या हुआ, अब तक ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर हमने पढ़ा कि भाई अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म कौन सा एंजाइम है, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होनी है तो पहले लिंक रिएक्शन होगा जिसके अंदर पायरुवेट की ऑक्सीडेशन करोगे, इसीलिए इस स्टेप को आप ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट भी कह सकते हो। और ये सारी कहानी यहाँ पे चल रही होती है। दिस इज वेरी सिंपल। आगे चलेंगे, फिर आगे क्रैब्स साइकिल होगी एंड देन फिर सारी कहानी आगे कंटिन्यू रहेगी। अब हम आगे बढ़ के बात करने वाले हैं क्रैब्स साइकिल की। एंड क्रैब्स साइकिल बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है क्योंकि क्रैब्स साइकिल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अब तक हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस हुआ, मेजर स्टेप। देन अगला स्टेप जो था वो क्रैब्स साइकिल था, लेकिन ग्लाइकोलिसिस को क्रैब्स साइकिल से जोड़ने के लिए बीच में एक लिंक रिएक्शन था जिसने 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाई, ये हमने पढ़ा। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए से आगे कहानी चलेगी और आगे कहानी चलने के नतीजे में
क्या बनने वाला है, हमारे पास पूरी की पूरी क्रैब साइकिल बनने वाली है। तो सबसे पहले तो क्रैब साइकिल इज द सेकंड मेजर स्टेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरा, इसको आप सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हो, क्यों? क्योंकि सबसे पहला कंपाउंड जो बनता है दैट इज सिट्रिक एसिड, इसीलिए आप इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हो। साइकिल क्यों कह रहे हैं? साइकिल का मतलब ये होता है कि भाई फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है ए, अगर ये चीज ए से शुरू हुई और ए पे खत्म हो गई, दिस इज द साइकिल। ठीक है, अब ये डिस्कवर किसने की थी? दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्रैब साहब ने डिस्कवर की थी, इसीलिए इसका नाम क्रैब साइकिल पड़ गया। कहां होती है? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। दिस इज अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्रैब साइकिल होती कैसे? सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो क्या मौजूद है, हमारे पास जो ऑक्सैलो एसीटेट पहले से मौजूद है, आई कैन राइट ऑक्सैलो एसीटेट। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है, ये है 4 कार्बन वाला कंपाउंड। इसमें ऐड होगा हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए जो हमने बनाया, और साथ में ऐड करोगे आप वाटर। ठीक है, तो अब अगर आप ये सब ना भी याद रखो तो इतना याद रखो कि ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए ऐड हुआ, साथ में वाटर भी ऐड हो गया। तो अब यहाँ पे जो पहली प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी, पहले यहाँ पे निकल जाएगा कोएंजाइम ए जो लगा हुआ है, और यहाँ पे जो पहली प्रोडक्ट बनेगी उसका नाम है सिट्रेट, इसीलिए आप इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हो। अब सिट्रेट के अंदर क्या होगा? सिट्रेट के अंदर सिंपली हमारे पास जो है वो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के नतीजे में बन जाएगा आइसोसिट्रेट। क्या बन जाएगा? आइसोसिट्रेट बन जाएगा। अब आइसोसिट्रेट, अगर आप देखो ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन वाला कंपाउंड, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन वाला कंपाउंड, तो सिट्रेट कितने कार्बन वाला कंपाउंड होगा? 6 कार्बन वाला, ये भी 6 कार्बन वाला। अब होगा ये कि यहाँ पे आइसोसिट्रेट से निकलेगा एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो पीछे जो भी कंपाउंड बनेगा वो होगा 5 कार्बन वाला कंपाउंड, और साथ में यहां से आइसोसिट्रेट से निकलेगा एक हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन NAD इस्तेमाल करके एक एनर्जी रिच कंपाउंड बना लेगा जिसको आप कहोगे NADH, और यहां पे जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? ये है हमारे पास 5 कार्बन वाला कंपाउंड। ठीक है, तो दिस इज 5 कार्बन वाला कंपाउंड। अब यहां पे क्या होगा? अब यहां पे हमारे पास एक हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन निकलने के नतीजे में अगेन NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। तो यहां पे क्या निकला? हाइड्रोजन निकला, और हाइड्रोजन निकलने के नतीजे में हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास सिंपली जो है वो यहां पे NADH बन गया। अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट से हमारे पास क्या बन जाएगा? सक्सेनाइल, हाँ सक्सेनाइल, और कोएंजाइम ए भी इस स्टेप में ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। अब सक्सेनाइल कोएंजाइम ए बन गया। अब अगले स्टेप में क्या होने वाले हैं? अगले स्टेप में हमारे पास कोएंजाइम ए निकल जाएगा, और कोएंजाइम ए निकल जाएगा, तो यहाँ पे जब कोएंजाइम ए निकला तो यहाँ पे इसके निकलने की वजह से यहाँ पे हमारे पास ADP से ATP बन गया। वैसे तो पहले GTP बनता है, फिर वो GTP कन्वर्ट होता है ATP के अंदर। दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, बट आप अगर इतनी डिटेल में ना भी याद रखना चाहो तो चल सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस इतना समझ लो कि सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में से कोएंजाइम ए निकला और ADP कन्वर्ट हो गया ATP के अंदर। दिस इज द वाहिद स्टेप ऑफ क्रैब साइकिल जहां पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है। आगे क्या होगा? इस सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से अब बन जाएगा सक्सीनेट। क्या बन गया भाई? सक्सीनेट बन गया। अब इस पूरी कहानी के अंदर हमारे पास अब तक क्या हो रहा था? अब तक हमारे पास ये चल रहे हैं, हमारे पास 5 कार्बन वाला कंपाउंड दैट इज द अल्फा कीटो ग्लूटरेट, और फिर हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास इस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, यानी कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट से सक्सेनाइल कोएंजाइम ए तक आते हुए एक कार्बन और निकल गया। तो सक्सेनाइल कोएंजाइम ए इस 4 कार्बन वाला कंपाउंड, सक्सीनेट इस 4 कार्बन वाला कंपाउंड। आगे क्या होगा? सक्सीनेट से बनेगा फ्यूमेरेट, सक्सीनेट से बन जाएगा फ्यूमेरेट। अब सवाल ये होता है कि सक्सीनेट से हमारे पास
फ्यूमरेट कैसे बनेगा? तो अगेन यहां पे भी क्या निकलेगा, यहां पे भी हाइड्रोजन निकलेगा, बट सक्सिनेट से फ्यूमरेट जाते हुए यहां पे अब FAD आएगा और FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH के अंदर। तो यहां पे सक्सिनेट में से फ्यूमरेट बना और कैसे बना, यहां से हाइड्रोजन निकला और हाइड्रोजन निकल के FAD को दे दिया इसने हाइड्रोजन और बन गया FADH। यहां पे जो प्रोडक्ट बनी दैट इज द फ्यूमरेट। फ्यूमरेट आगे कन्वर्ट होगा मैलेट के अंदर। फ्यूमरेट आगे कन्वर्ट होने वाला है किसके अंदर भाई? फ्यूमरेट आगे कन्वर्ट होने वाला है मैलेट के अंदर। कैसे कन्वर्ट होगा? सिंपली यहां पे जो है वो आप ऐड करोगे वाटर और अल्टीमेटली मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। कैसे? डिहाइड्रोजनेशन होगी और यहां पे NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। ये जो पूरी कहानी है, इस पूरी कहानी के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कहां ATP बन रहा है, कहां NAD बन रहा है, कहां FAD बन रहा है और इस पूरी साइकिल में हो क्या रहा है। तो इस पूरी साइकिल को मैंने यहां पे समराइज करके, अगर आप यहां देखो इस पूरी साइकिल को यहां पे समराइज करके लिखा हुआ है। सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में आपने मिलाया ऑक्सैलो एसीटेट, बना सिट्रेट। एंजाइम याद रखना चाहो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो नहीं रखो। वैसे यहाँ पे मैंने टेबल दिया हुआ है, पढ़ सकते हो, इसको कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर बना सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, कोई चीज नहीं रिलीज हुई। देन आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, तो एक NAD और एक कार्बन डाइऑक्साइड। देन अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से सक्सेनाइल कोएंजाइम में एक NAD और एक कार्बन डाइऑक्साइड। देन सक्सेनाइल कोएंजाइम में से सक्सेनेट, एक ATP बन गया। सक्सेनेट से फ्यूमरेट, एक FAD बन गया। फ्यूमरेट से मैलेट, कोई चीज नहीं बनी। मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा बन गया और यहाँ पे भी एक NAD आपको मिला। अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द आउटपुट ऑफ क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल तो साइकिल है, यहां से शुरू हुई यहीं पे आके खत्म हो गई, तो इसका मतलब है ऑक्सैलो एसीटेट से शुरू किया, ऑक्सैलो एसीटेट पे खत्म कर दिया, दोबारा से साइकिल यहीं पे शुरू होगी। आसान ज़बान में मतलब ये है कि हमें यहाँ पे मिल क्या रहा है, हमें यहाँ पे NAD मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ATP मिल रहा है और FAD मिल। तो वैसे तो ATP और NAD और FAD जो है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि एग्जैक्टली क्या मिल रहा है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हो, ठीक है। तो अब अगर आप इस पूरी साइकिल को समराइज करो तो यहाँ पे ये पूरी साइकिल समराइज हुई है। अच्छा भाई, अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। अब तक हमने पढ़ा किस तरीके से ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल सारा काम करती है, और हमने ये देखा था कि ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल के अंदर बनता था NADH, FADH। अब ये जो NADH2 FADH2 है ये डॉलर की तरह है, यानी कि अगर पाकिस्तान में आपको किसी भी दुकान से या किसी भी जगह से कोई चीज खरीदनी है तो आप रुपयों का इस्तेमाल करोगे, पाकिस्तानी रुपए का इस्तेमाल करोगे। सेम कहानी यहां पे भी होती है कि अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए और आपने बॉडी को वो एनर्जी देनी है तो वो आप दोगे इन द फॉर्म ऑफ ATP। लेकिन ये FADH और NADH ये है डॉलर की तरह। डॉलर भी एक करेंसी है, लेकिन आप डायरेक्टली पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं कर सकते उसे। You have to convert this dollar into पाकिस्तानी रुपए and then you can consume it। तो सिंपल कहानी यहां पे भी होती है कि जो NADH और FADH बना है, NADH और FADH बना है, इस NADH और FADH को आप कन्वर्ट करते हो ATP में। और जो प्रोसेस ये काम कर रहा होता है, जो करेंसी एक्सचेंज ये काम कर रहा होता है बॉडी में, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां चल रही होती है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, इसमें जगह जगह प्रोटीन्स नजर आ रहे हैं एंड दीज प्रोटीन आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। अब इसकी कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नजर आ रहे हैं और एक आपको एक बड़ा सा प्रोटीन नजर आ रहा है। तो 4 ये प्रोटीन्स हो गए, एक ये हो गया। दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेस। अब इनके नाम है, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, दूसरे का नाम है FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो पहले NADH, दूसरा FADH। अगले का नाम है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। देन फोर्थ वन का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। देन फिफ्थ वन का नाम है ATP सिंथेज। अक्सर किताबों में फिफ्थ वन को आप नहीं देखोगे, बट फिफ्थ वन का नाम है ATP सिंथेज।
अब एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें में इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है, क्योंकि इसका नाम ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए आपके पास दो गाड़ियां हैं। एक को आप कहते हो कोएंजाइम क्यू, दूसरे को आप कहते हो साइटोक्रोम सी। अब ये जो कोएंजाइम क्यू और साइटोक्रोम सी है, ये आपको नजर आ रहा है, यहां ये क्यू है और ये है साइटोक्रोम सी। अब इस पूरे कहानी के अंदर होने क्या वाला, सबसे पहले तो आप ये समझो कि यहां पे आपको नजर आ रहा है दिस इज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, यानी कि इसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या नजर आ रहा है आपको, मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है अंदर, फिर इनर मेम्ब्रेन, फिर आउटर मेम्ब्रेन, और आउटर इनर के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अब होता क्या है, सबसे पहले NADH जो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब्स साइकिल में बना था, वो आएगा यहां पे, और आने के बाद जब ये NADH के पास आएगा, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के पास आएगा, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे देगा, इस NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो कहां है, जो बेसिकली आपके पास निकला NADH से और चला गया NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के पास। NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स 1 के पास एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की फॉर्म। अब इस एनर्जी को इस्तेमाल करके NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स ने हाइड्रोजन आयन को मैट्रिक्स से निकाल के कहां डाल दिया, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। फिर सुनना, NADH टूटा, इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 के पास गए। कॉम्प्लेक्स 1 ने इस एनर्जी को इस्तेमाल करके हाइड्रोजन आयन को अंदर से बाहर पंप किया, और पीछे NADH टूट गया, किसके अंदर, NAD के अंदर और हाइड्रोजन आयन के अंदर। अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे कोएंजाइम क्यू के पास। अब ये कोएंजाइम क्यू इस इलेक्ट्रॉन को लेगा और लेके कॉम्प्लेक्स 3 के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 के पास। सेम कहानी FADH में भी होगी। यहां पे ये मौजूद है FADH2। इस FADH2 ने कॉम्प्लेक्स 2 के पास आना है, क्योंकि उसका नाम है FADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है, FADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। अगर इसका नाम FADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है तो FADH आएगा और आके, अगर इसका नाम FADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है तो FADH2 आएगा और आके टूट जाएगा FAD के अंदर, और ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉम्प्लेक्स 2 को दे देगा। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को भी कोएंजाइम क्यू अपने पास लेगा और कॉम्प्लेक्स 3 के पास ले जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब तक क्या हुआ, अब तक हुआ ये कि हमारे पास NADH और FADH ने अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले और कोएंजाइम क्यू को दे दिए। अब कोएंजाइम क्यू क्या करेगा, यहां पे कॉम्प्लेक्स 2 में कोई हाइड्रोजन को पंप नहीं किया। अब कोएंजाइम क्यू क्या करेगा, इस कोएंजाइम क्यू जो इलेक्ट्रॉन थे वो ले जाके दे देगा किसको, कॉम्प्लेक्स 3 को। अब ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो एनर्जी को इस्तेमाल करके हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में फेंकेगा। मैट्रिक्स से कहां भेजेगा, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में भेजेगा। अब जब इसने इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में भेज दिया तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 3 से कौन लेगा, साइटोक्रोम सी। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहे हैं, और जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है उससे आप हाइड्रोजन आयन को बाहर पंप कर रहे हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे, साइटोक्रोम सी के पास। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास चले जाएंगे तो साइटोक्रोम सी से अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास, और कॉम्प्लेक्स 4 भी इस एनर्जी को इस्तेमाल करके हाइड्रोजन आयन को अंदर से बाहर फेंकेगा, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन फिर आपके पास कहां चला जाएगा, अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से चल रहा था, यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा आपके पास ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन आयन के साथ मिलाएगा और बना लेगा पानी। क्या बना लेगा, पानी। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो हाइड्रोजन निकाल के आप इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में फेंक रहे थे ना, यहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब क्योंकि यहां हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो चुकी है, तो इस हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने को इस्तेमाल करेगा ये ATP सिंथेज
जिसे आप कॉम्प्लेक्स 4 कहते हो, और इस कॉम्प्लेक्स 4 का ये वाला जो पार्ट है, दिस इज F0 पार्ट, दिस इज F1 पार्ट, ठीक है। तो F0 F1 पार्टिकल इसे इसलिए कहते हो क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन के अंदर छुपा हुआ है ना, दिस इज F0, और जो निकला हुआ है दैट इज F1 पार्ट, ठीक है। तो F0 F1 जो पार्ट है, F0 F1 जो पार्ट है, अब ये जो एडीपी सिंथेज है ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहां बढ़ गई है ना, जो इन कॉम्प्लेक्सेस ने काम किया, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से अब क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से इसके अंदर से गुजरेंगे, एटीपी सिंथेज के अंदर से गुजरेंगे, और जब गुजरेंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जब इसमें से गुजरेंगे तो इसमें एनर्जी जो है वो अपनी देते हुए जाएंगे, और इस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा एडीपी को फॉस्फेट के साथ मिलाने में, और बना दिया जाएगा एटीपी। दैट इज द बेसिक थिंग, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। अब कौन हाइड्रोजन आयन पंप नहीं कर रहा, कॉम्प्लेक्स 2 हाइड्रोजन आयन पंप नहीं करता, ये आपने याद रखना है। दूसरा, ये सारी कहानी क्या चल रही है वो हमने देख ली। अब सवाल ये होता है कि सर ठीक है, ये समझ में आ गया, ये बताइए कि एक NADH जब आएगा और आके इलेक्ट्रॉन देगा तो उससे कितने एटीपी बनेंगे, 3 एटीपी बनेंगे। और इसी तरीके से एक FADH जब आएगा और आके इलेक्ट्रॉन देगा तो उससे कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी बनेंगे। तो आपने याद रखना है, जहां जहां एक NADH था वहां वहां 3 एटीपी बनेंगे, जहां जहां एक FADH था वहां वहां 2 एटीपी बनेंगे। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये जो सारी कहानी हुई है ना, जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन गुजरा है अंदर से और एटीपी बना है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से बना है, इसीलिए इस चीज को आप कहते हो केम ऑस्मोसिस। केम ऑस्मोसिस का मतलब है केमिकल सब्सटेंस की वजह से ऑस्मोसिस हुई। ऑस्मोसिस मतलब लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एटीपी जनरेट हो गया। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने समझना है, ठीक है। अब इस पूरी कहानी को यहां पे लिखा हो, इस पूरी कहानी के अंदर आपने समझना क्या है, सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स के नाम याद होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स के नाम याद होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स के नाम, कॉम्प्लेक्स के नाम, कॉम्प्लेक्स के नाम, कॉम्प्लेक्स के नाम, ये सब याद। अब हुआ क्या, वही NADH से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया, कोएंजाइम Q के पास। FADH से इलेक्ट्रॉन निकला, कोएंजाइम Q के पास चला गया। यहां पे इलेक्ट्रॉन ने, यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने जो है वो पंप किया हाइड्रोजन आयन को, यहां हाइड्रोजन आयन को पंप नहीं किया, यहां पे कोएंजाइम Q था। अब ये जो कोएंजाइम Q है ना, ये कोएंजाइम Q इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 से कहां, कॉम्प्लेक्स 3 के पास। दिस इज द इलेक्ट्रॉन कैरियर। अल्टीमेटली अगर आप नोट करो तो कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होगा, कोएंजाइम Q से चीजों को लेके जाएगा साइटोक्रोम C के पास, ठीक है। ये सारी कहानी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, नाम इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां मूवमेंट हो रही है और कहां बेसिक चीज चल रही है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये आती है कि सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमें समझ में आ गया, अब ये बताइए कि हमने जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, ग्लूकोज को हम तोड़ना शुरू हुए थे, अब कितनी एनर्जी बनेगी ग्लूकोज को तोड़ने में। तो अगर आपको याद हो, ये सारी चीजें मैंने कुछ ना कुछ हद तक डिस्कस की हुई हैं, अगर आपको याद हो तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता था, ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारे पास 4 एटीपी बनते थे। इन 4 में से 2 एटीपी तो हमारे पास प्रिपरेटरी फेज में लग जाते थे, यानी कि 2 एटीपी -2 का मतलब है 2 एटीपी प्रिपरेटरी फेज में लग गए, 4 एटीपी हमारे पास बने पे ऑफ फेज के अंदर। और कितने एनएडीएच बनते थे, 2 एनएडीएच। एक एनएडीएच से कितने एटीपी बनते हैं, एक एनएडीएच से 3 एटीपी बनते हैं। तो 2 से कितने बनेंगे, 2 से हमारे पास 4 एटीपी बनेंगे, ठीक है, 4 एटीपी बन गए। ओके सर। फिर लिंक रिएक्शन के अंदर 2 एनएडीएच बनते थे। अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो यहां पे कितने एटीपी बन गए, 6 एटीपी बन गए। आगे चलते हैं, क्रैब साइकिल के अंदर 6 एनएडीएच थे, 2 एफएडीएच थे। एक एनएडीएच से 3 एटीपी तो 6 से 18, 2 एफएडीएच से, एक एफएडीएच से 2 एटीपी तो 2 से 4 एटीपी। अगर आप इसे टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 38 का नंबर। यानी कि इस पूरी कहानी के अंदर अगर आप एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को एरोबिकली तोड़ोगे तो आपको 38 एटीपीज मिलेंगे। बट सर ये तो 38 एटीपीज प्रोकैरियोट्स में होते हैं, यूकैरियोट्स में तो 36 होते हैं। क्यों सर? यहां पे उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन लिखा हुआ है, कह रहे दिस रिक्वायर देम टू एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, a step that is free in some organism and cause 2 ATP in other।
कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आपने बेसिकली इस पायरुवेट को अंदर लेकर जाना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो आपको 2 एटीपी खर्च करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से 2 एटीपी यहां लग जाते हैं। तो टोटल यहां पे 6 एटीपी तो बने थे, बट 6 में से रहते कितने? 4। तो इसीलिए 38 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो आपको आंसर 36 मिलेगा। रीजन यही है, क्यों? क्योंकि 2 एटीपी यहां पे खर्च हो जाते हैं। तो ये है बेसिक सा फंडा। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये यूएचएस एमडीकैट 2022 के अंदर आया हुआ है, कह रहा है ईच कैरियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज फर्स्ट डैश एंड देन डैश। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या होता है? पहले हमारे पास जो है वो बेसिक फंडा ये चल रहा होता है कि ये जो ब्रोकन डाउन नहीं होता, इसी तरीके से जनरेटेड नहीं होता। अब आंसर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस में से कोई हो सकता है। अब सवाल ये होता है कि सर इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा? तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, NADH ने क्या किया? NADH ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो NADH ऑक्सीडाइज हो गया। तो कौन रिड्यूस हुआ? रिड्यूस हुआ जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। किसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर ने। तो पहले रिड्यूस हुआ, फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ऑक्सीडाइज हो गया। तो आंसर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज, रिड्यूस एंड देन ऑक्सीडाइज। आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन डी। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगले सवाल में कह रहे हैं एटीपी सिंथेसिस होना थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एंड ऑस्मोटिक इवेंट इज नोन एज। अब बेसिकली एटीपी का बनना इस सारे प्रोसेस के अंदर क्या कहलाता है? जो अभी हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मॉलिक्यूल को तोड़ के आपने एनर्जी हासिल की और उस एनर्जी को इस्तेमाल करके आपने एटीपी बनाया। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अगले सवाल में कह रहा है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा FADH2 से ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन फेज, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो अगर आपको याद हो, इसमें अभी हमने पढ़ा कि कौन FADH2 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये हमारे पास क्या था? कोएंजाइम Q। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा दैट इज कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q। सो कोएंजाइम Q इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी? रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स की एंड रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन्स की। दैट इज द पार्ट जो PMDC सिलेबस में लिखा हुआ है, बट इस PMDC सिलेबस के अंदर जो चीज लिखी हुई है उससे पहले आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू डू दिस टॉपिक। ठीक है, अब सबसे पहली बात, फैट की जो हाइड्रोलाइसिस होती है, फैट की जो रेस्पिरेशन होती है, उसके अंदर होता क्या है? ये है मेरे पास फैट। फैट यानी कि आप लिपिड की कैटेगरी के अंदर जा रहे हो। अब जब फैट टूटता है तो फैट के टूटने से बनता है क्या? फैट के टूटने से हमारे पास बनता है एक तो फैटी एसिड और दूसरा बनता है ग्लिसरॉल। तो एक बनता है फैटी एसिड, दूसरा बनता है ग्लिसरॉल। अब ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ना, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जाते कहां पे? तो ये जो फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड टूटता है एक प्रोसेस के जरिए जिसको कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ये बीटा ऑक्सीडेशन होती है और बीटा ऑक्सीडेशन के नतीजे में फैटी एसिड टूटता है, और फैटी एसिड टूट के बना लेता है एसिटाइल कोएंजाइम में। जब एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाएगा तो खुद सोचो अब क्या कहानी होगी। अब एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया है, अब कहानी यहां से आगे चली। तो यहां पे कनेक्ट होती है कौन? फैटी एसिड की रेस्पिरेशन। ग्लिसरॉल क्या करता है? ग्लिसरॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लिसरॉल बनाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। क्या बनाता है? ग्लिसरॉल बनाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल बनाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, एंड अल्टीमेटली फिर हमारे पास, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर, और फिर अल्टीमेटली क्या बन जाता है? ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और यहां से साइकिल क्या हो जाती है? कंटिन्यू हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक 16 कार्बन वाला फैटी एसिड टूटेगा तो उससे कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे? 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। कितने बनेंगे भाई? 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, ये आपने याद रखना है। अब आ जाओ प्रोटीन की रेस्पिरेशन के ऊपर। तो प्रोटीन जब टूटेगा तो प्रोटीन के
टूटने की वजह से बनेंगे अमाइनो एसिड। और अगर आपको इस अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद हो, दैट इज सी, यहां पे है क्या, यहां पे है अमाइनो ग्रुप, यहां पे है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहां पे है हाइड्रोजन और यहां पे है आर। अब होता क्या है, जब प्रोटीन अमाइनो एसिड के अंदर टूटेगा तो सबसे पहले ये अमाइनो ग्रुप निकल जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डीअमाइनेशन। और ये डीअमाइनेशन के बाद अमाइनो ग्रुप बनाएगा अमोनिया, और अल्टीमेटली अमोनिया यूरिया साइकिल से कन्वर्ट हो जाएगा ह्यूमंस के अंदर यूरिया का। बाकी जो पीछे जो कुछ ये बच गया, बाकी पीछे जो कुछ बच गया, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर आप नोट करो तो ये जो है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है बहुत सारी चीजों के अंदर। ये हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कौन सा अमाइनो एसिड है। अगर एस्पार्जिनिन एस्पार्टेट होगा, ये ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखो ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन होगा तो एसिटोएसिटेट के अंदर कन्वर्ट होगा, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी साइकिल इस तरीके से चलेगी। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन सारी कहानी के अंदर असल चीज ये है कि सारा प्रोसेस इसी तरीके से हमारे पास क्या हो रहा होता है, चल रहा होता है। अब ये एक सवाल है और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। सवाल इंटरेस्टिंग कैसे है, सवाल में कहा जा रहा है कि हमारे पास कॉमन मेटाबॉलिक हब क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की डाइजेशन का। तो हमें पता है कॉमन क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फैट में भी बनता है, कार्बोहाइड्रेट में भी बनता है और प्रोटीन में भी बनता है। तो आंसर हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। आगे चलते हैं, अगले सवाल में कह रहा है फैटी एसिड आर ब्रोकन डाउन बाय, फैटी एसिड कैसे टूटता है, बीटा ऑक्सीडेशन से। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में कह रहा है विच प्रोसेस इज यूनिक टू प्रोटीन कैटाबॉलिज्म बिफोर एंटरिंग मेन स्ट्रीम रेस्पिरेशन। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, डीअमाइनेशन होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल में कह रहा है एक पेशेंट है, वो प्रोलॉन्ग फास्टिंग के ऊपर है, जिसकी वजह से यूरिया बढ़ गया है, यूरिया बढ़ गया है। और इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो यूरिया के बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जाहिर सी बात है यूरिया कब बढ़ेगा, जब अमोनिया बढ़ेगा। अमोनिया ही तो यूरिया में कन्वर्ट होता है, तो अमोनिया बढ़ेगा तो यूरिया बढ़ेगा। और अमोनिया कब बढ़ेगा, जब अमाइनो ग्रुप डीअमाइनेशन होगी। तो डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड इज द राइट आंसर। यहां पे आके हमारा जो चैप्टर है बायोएनर्जेटिक्स वो कंप्लीट होता है। एंड आई होप सो कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के।